आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और जिसकी बीमारी होती है वही समझ पाता है कि इसमें कितना पेन और आगे जाके कितनी दिक्कत आती है। इसमें आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं यही आपकी बॉडी को नुकसान करता है। इनिशियली फ्यू डेज में ही पेशेंट इतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि हमें बचाने का टाइम नहीं मिलता, और वो जो इफेक्ट आता है उसका वो आपको 5 से 6 साल बाद दिखना चालू होता है। तब फिर वो जॉइंट जिसमें डैमेज होता है जॉइंट चिपक जाता है, उसमें टेढ़ापन आता है और फिर वो खराब होना चालू होता है। लेट कब हो जाता है एक इंसान इसका इलाज कराने में? कई लोग अभी आजकल कई हेल्थ चेक में क्या है कि उन्होंने रोबोटेड फैक्टर भी जो इसका टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो भी हेल्थ चेक्स में करवाने लग गए हैं। और वो हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते। जस्ट ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं कि कई बार लीवर में सूजन आ जाती है या ऐसे तब कभी WBC प्लेटेलेट थोड़े कम हो जाते हैं, पर ये सब रिवर्सिबल होते हैं। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, तो हम इसका एग्जैक्ट क्योर भी हमें पता नहीं। हमें ये पता है कि बीमारी स्टार्ट होने के बाद में बॉडी में क्या क्या होता है। तो फिर तो ये पूरा ओवरऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज बोल सकते हैं। वात पित्त का ये जो हमारा इम्बैलेंस है, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट कॉजेज आर्थराइटिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लेम कर रहा है कि जड़ से निकाल देगा तो बेवकूफ बना रहा है। जिनके माँ बाप पेरेंट्स को किसी को है तो उनके बच्चों को होगा ही होगा। नी के लिए ट्रेडमिल इज नॉट गुड। अगर किसी को नी में इश्यूज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ट्रेडमिल इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज। जैसे मैराथन रनर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस लॉन्ग टर्म में काफी कॉमन है। 5 साल बाद दैट गर्ल गिव अप कि मुझे इससे ज्यादा सहन नहीं करना। शी केम टू मी, और इतने खराब जॉइंट के देख के मुझे इतना वो हुआ। लॉन्ग टर्म हील्स कॉजेज अ लॉट ऑफ जॉइंट इश्यूज। व्हाट डू यू हैव टू से? नमस्ते सर, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड मैं तो आपसे इतने सालों से, मेरे डैड का आप इलाज कर रहे हैं आर्थराइटिस बीमारी के लिए, और एक ही चीज जो मैंने देखा अभी जब मैं आपसे भी बात, इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर एक पॉडकास्ट आपके साथ करते हैं, फाइनली हो रहा है ये। तो एक चीज जो मैंने इवन रिसर्च में सर देखी इज दिस ओनली कि ये बीमारी आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब दैट्स व्हाट आई फेल्ट, जितना मैंने लोगों के बारे में लोगों से बात करी या रिसर्च करी या डेटा पढ़ा। तो आपसे अगर मैं शुरुआत में ये पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक, ये जो आर्थराइटिस की बीमारी है, इसका लोगों में कितना अवेयरनेस है और लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं इसे इस समय? इट्स वेरी गुड स्टार्ट ना। आई विल से कि काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने फर्स्ट। हाँ। ये आर्थराइटिस एक्चुअली इसके काफी टाइप होते हैं। जो रूटीन पब्लिक में जो इसको लेके सोच है वो ये है कि आर्थराइटिस एक ओल्ड एज की बीमारी है, एक एज के बाद थोड़े जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। Exactly. और उसको आर्थराइटिस कहते हैं जिसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। पर जिन आर्थराइटिस हम लोग डील करते हैं एज ए रोमेटोलॉजिस्ट या एज ए इम्यूनोलॉजिस्ट, ये ऑटोइम्यून डिजीज रहते हैं, ठीक है। और ये किसी भी एज में हो सकते हैं, फ्रॉम एज अर्ली एज 3 ईयर्स, 3 साल से, बल्कि 8-9 महीने के बच्चे से लेकर 90 ईयर्स तक की एज में भी ये हो सकते हैं। ओह, ओके। और ये क्रोनिक डिजीज है, जैसे लंबे टाइम की बीमारियां, BP डायबिटीज जैसे, जिनमें इलाज लंबा चलता है। और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है अगर इनको पेशेंट सीरियसली नहीं लेता है तो इनिशियली 2-3 साल तो पेशेंट को सिर्फ दर्द और सूजन रहती है, पर अगर वो सूजन परसिस्टेंट रहती है, अपना इलाज नहीं करवाते, तो धीरे धीरे जॉइंट खराब होने लग जाते हैं। और अगर पेशेंट हमारे पास उस स्टेज में आता है जब जॉइंट थोड़े डैमेज हो गए हो, तो फिर हमारे ट्रीटमेंट की भी लिमिटेशन आ जाती है, हम पूरा पेशेंट को 100% रेट नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। जिनको ये बीमारी है वही पेशेंट इनको समझ पाते हैं। बाकी आम आदमी को ऐसे ही रहता है कि क्या है, देखने में पेशेंट ठीक लगता है कि कुछ है नहीं, सिर्फ दर्द दर्द कह रहा है। हाँ। तो आम बाकी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, पर जिसकी बीमारी होती है वही समझ पाता है कि इसमें कितना पेन और आगे जाके कितनी दिक्कत आती है। बट मेरे को तो यही लगता है कि ये बीमारी आजकल हर दूसरे इंसान को है। मतलब पर्सनली मैं जितना तो आर्थराइटिस की बीमारी में जिस भी पेरेंट्स से बात करती हूँ कि एक ना एक पेरेंट को तो हो ही रही है। तो डू यू थिंक कि कॉमन होती जा रही है अब? हाँ, आर्थराइटिस अगेन जैसे कहा कि इसमें काफ़ी टाइप होते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड आर्थराइटिस कहते हैं हम, जिसमें अगर आप जॉइंट्स को या मसल्स को ओवर यूज करते हैं तो बॉडी में पेन्स आते हैं। ठीक है। वो काफ़ी कॉमन है, पर वो हार्मलेस रहती है ज़्यादातर। उसमें मेनली आपको कुछ एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग और कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, पेशेंट ठीक हो जाता है ठीक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो ज़्यादातर जो घर में कंप्लेंट्स होती है वो उसमें इस तरह की आर्थराइटिस होती है। ठीक है। उनका जो ओवरलोड आता है जॉइंट्स पे, या जो उनका ओवर यूज आता है, रेस्ट कम आता है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती, आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते हो, बाद में बॉडी पे लोड पड़ता है, तो फिर पेन्स आते हैं। ओके। जो आर्थराइटिस हम लोग डील करते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो इतने कॉमन नहीं है। रादर एज ए रोमेटोलॉजिस्ट मैं इतने पेशेंट देखता हूँ,
पर मेरे पास भी पेशेंट डायरेक्टली आते हैं बिना रेफरेंस के। उनमें से 5 पेशेंट जॉइंट पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं, तो एक को ही ऐसा होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है। 4 पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक पेन्स होते हैं ज़्यादातर। ओके। तो जो पर डेफिनेटली इनका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। या तो अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, या हमारे अभी पेशेंट में रिजल्ट्स दिखने लग गए हैं। इनिशियली हमारे ट्रीटमेंट में कुछ लिमिटेशंस थी, हमारे पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। विद टाइम काफ़ी ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ है। इवन जब से मैंने इसकी ट्रेनिंग की और अब से 15 साल में आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया है। तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो पेशेंट का बिलीव बढ़ रहा है, अभी ज़्यादा पेशेंट आने लग गए हैं, अवेयरनेस भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग काफ़ी अर्ली स्टेज में देखने लग गए हैं, जो पहले नहीं देखते थे। पहले पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास और लेट स्टेज में ही आता था। हाँ, तो अब लोगों को पता चल रहा है, इसलिए लोग शायद आने लोग लग बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहा है। दूसरा इंसिडेंस डेफिनेटली, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, इंसिडेंस भी, प्रेवलेंस भी इससे ज़्यादा हो रहा है। राइट। इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में ऐसा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ज़्यादा नहीं है जो हमें डेफिनेटली बता सके कि इंसिडेंस पर प्रेवलेंस, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट डेफिनेटली इसके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बार शुरुआत से शुरू करती हूँ, अर्थराइटिस की जैसे हम बात कर रहे हैं, आपका है र्यूमेटोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अर्थराइटिस, गठिया जो हम बोलते हैं, अगर आप उसको एक बेसिक टर्म में एक इंसान को समझा पाए कि अर्थराइटिस होता क्या है, मतलब एक इंसान को अगर अर्थराइटिस है तो बॉडी में क्या है, और आपने जैसे बोला डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो क्या होता है और क्या क्या है, एक बार आप वो बता पाएंगे? देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है उसमें पेशेंट को बिना किसी कारण के दर्द और सूजन आना। ठीक है। अगर ये दर्द कहाँ पर, घुटनों में और या किसी भी जॉइंट में, किसी भी जॉइंट में? अगर एक या एक से ज्यादा जॉइंट में पेशेंट को बिना किसी कोई चोट लगी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्वेलिंग आ गई है, दर्द है, दर्द तो भी और भी कारण हो सकते हैं, पर दर्द के साथ स्वेलिंग भी आ रही है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि स्वेलिंग ज्यादातर, अगर आपको कोई चोट हो जाए, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हो, कि पाँव मुड़ गया है चलते में, ऐसा कुछ हुआ, तो आनी चाहिए। तो पर अंदर क्या हो रहा होता है बॉडी में उसमें? व्हाई दिस हैपेंस? या एक्चुअली जैसा मैं पहले वो बता रहा था आपको, फर्स्ट तो इसमें जॉइंट कोई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो पूछा था। ज़्यादातर जो सबसे कॉमन होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें उंगलियों की स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, बाकी घुटनों में, एंकल में, कुछ हमारे डिजीज होते हैं स्पॉन्डिल आर्थोपैथी, जो कमर से या घुटनों से चालू होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग अर्थराइटिस अलग अलग जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। इसमें आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, यही आपकी बॉडी को नुकसान करता है। जो WBC हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, वो थोड़े डिसरेगुलेट हो जाते हैं। उनको अंदर के एंटीजन और बाहर के एंटीजन में डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो अपने अंदर के एंटीजन्स को अटैक करके उनको डैमेज करने लग जाता है। तो इनमें ज़्यादातर वो जॉइंट्स के जो एंटीजन्स होते हैं उनमें अटैक करते हैं। तो जॉइंट्स के अंदर की जो कवरिंग होती है, साइनोवियम कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, वो थिक हो जाती है। सूजन के कारण उसमें से थोड़ा पानी बाहर निकल जाता है, तो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाता है। इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो धीरे धीरे जॉइंट डैमेज होने लग जाता है। तो ये जनरली ऐसे जैसे स्टेजेस होती है ना हर बीमारी की, तो ऐसा होता है कि ऐसे लाइक फर्स्ट स्टेज से ही पता चल जाता है? हाउ डज दैट वर्क? ओके, जैसे कि अगेन इसमें काफ़ी टाइप के डिजीज होते हैं। इसमें बहुत सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हम कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक एज के बाद में जो आर्थराइटिस होता है, सबको होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। इट्स लाइक ग्रेइंग ऑफ योर हेयर्स, मतलब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वैसे जॉइंट सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, इसमें कमर में भी, घुटनों में भी, पर ये सब लोग ट्रीट करते हैं इसको। ऑर्थोपेडिक भी देखते हैं इसको, जनरल फिजिशियंस भी देखते हैं, ठीक है। और हम लोग भी देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मेनली एक्सरसाइज के रूल रहता है, बाकी दवाइयों का इतना रूल रहता नहीं है। पर जो हम अर्थराइटिस देखते हैं, जो मैंने बताया ऑटोइम्यून डिजीजेज रहते हैं, जिनमें आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आपको नुकसान पहुंचाता है। अगेन इसमें भी काफ़ी टाइप होते हैं। सबसे कॉमन जो हम लोग डील करते हैं वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसमें 70% पेशेंट हमारे जो रहते हैं जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस। उसके अलावा रोमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसा अर्थराइटिस है जो मेनली जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। ठीक है। पर इसके अलावा और भी कई अर्थराइटिस होते हैं जो थोड़े हम लोग खराब टाइप के मानते हैं, जिनमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज कहते हैं, जिनमें जॉइंट्स के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पे भी असर आता है। जैसे कि स्किन पे असर आता है, स्किन थिक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कई जगह डिपिगमेंटेशन हो जाता है, रैशेज आ जाते हैं, आईज में इफेक्ट आता है, आईज में ड्राइनेस आने लग जाता है, जो ग्रीन डिजीज होता है उसमें। और कई बार जो सीवियर डिजीज होते हैं जैसे वेस्कुलाइटिस या एसिली कहते हैं, जो काफ़ी सीवियर ऑटोइम्यून डिजीज मानते हैं हम, उसमें शरीर के दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स में, लिवर में, वो सबसे ज़्यादा किडनी में असर आने के चांस बहुत हाई करते अच्छा, ये वाला कौन सा अर्थराइटिस होता है? हैं। ये एसिली कहते हैं, एसिली। एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, जो एक तरह का बहुत ही सीवियर ऑटोइम्यून डिजीज माना जाता है। अच्छा। जिसमें हमें ट्रीटमेंट में भी काफ़ी एग्रेसिव रहना पड़ता है, अदरवाइज इनिशियली फ्यू डेज में ही पेशेंट इतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि हमें बचाने का टाइम नहीं मिलता। और बट अदरवाइज जो रूटीन अर्थराइटिस हम लोग डील करते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे कॉमन का, वो ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। उसमें आपको पहले 1-2 जॉइंट से स्टार्ट होगा, फिर 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5, ऐसा कि ग्रेजुअल एडिशन होता है। एडिशन होके 3 to 6 मंथ में पेशेंट के ज़्यादातर बॉडी के ज़्यादातर जॉइंट्स
इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें जैसे स्टेजिंग आपने कहा, ये तो इवोल्यूशन होता है जो 3 to 6 मंथ में। ज़्यादातर हम लोग ये ट्राई करते हैं, पेशेंट विद इन 6 मंथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। 6 महीने से 2 महीने तक ज़्यादातर स्वेलिंग ही रहती है जॉइंट्स में। अच्छा। इतना इशू नहीं होता, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, पर ऐसे जॉइंट डैमेज नहीं होता। पर हम कहते हैं अगर 2 मंथ से ज़्यादा, 2 ईयर से ज़्यादा अगर स्वेलिंग या जॉइंट्स पेन रहे और वो ट्रीट नहीं करते, फिर ग्रेजुअली जॉइंट के अंदर के डैमेज स्टार्ट हो जाता है। और वो जो इफेक्ट आता है उसका, वो आपको 5 से 6 साल बाद दिखना चालू होता है। तब फिर वो जॉइंट जिसमें डैमेज होता है, जॉइंट चिपक जाता है, उसमें टेढ़ापन आता है और फिर वो खराब होना चालू होता है। बट इसके साथ कुछ तो ऐसे अर्ली सिम्टम होता होगा, लाइक एक नॉर्मल जॉइंट पेन लोग जो सोच लेते हैं कि शायद नॉर्मली ज्यादा काम कर लिया, थक गया, और या अर्थराइटिस का, रूमेटॉइड का हो सकता है। कुछ तो अर्ली सिम्टम्स होते होंगे। इसका जो पेन होता है वो काफी डिफरेंट होता है। जो रूटीन एक्सप्लेन कर पाओगे? जो रूटीन जो बॉडी पेन्स होते हैं, हाँ। वो आपको मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ द डे जब ज्यादा काम कर लिया या ज्यादा किसी दिन एक्सर्शन रहा, थक गए, उसके कारण होते हैं। थोड़ा रेस्ट किया, ठीक हो जाएंगे। इसका जो पेन होता है, ज्यादातर जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको पता नहीं पड़ता। आप जब काम कर रहे होंगे, एक्टिविटी कर रहे होंगे, रादर एट उस टाइम फ्रेश फील होगा। पर आप रेस्ट करोगे, रेस्ट करके उठोगे तो एकदम बॉडी स्टिफ हो जाएगी, उस टाइम पे मैक्सिमम पेन होगा। सुबह आपको सो के उठने में दिक्कत आएगी, करीब 45 मिनट से 1 आवर तक पेशेंट को उठने में बॉडी इतनी स्टिफ रहती है कि नॉर्मल होने में लग जाता है। अच्छा। और फिर वो एक बार अपना काम स्टार्ट करेगा तो पेशेंट को ज़्यादातर क्या फील होता है कि धूप आ रही, तड़का आ रहा है तो बेटर फील होने लग गया, उनको ये फील होता है। पर इसका प्रोसेस होता है कि एक्टिविटी जैसी स्टार्ट होती है, बेटर होने लग जाता है। तो ग्रेजी होल्ड है, उनको इतनी तकलीफ नहीं होती, पर फिर एट एंड ऑफ द डे वापस से उनको जैसे ही थोड़ा सा वो बैठे, रिलैक्स किया, फिर से पेन बढ़ जाते हैं। तो जो पेन जो आपके आराम करने के बाद भी जा नहीं रहे, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये इसके टिपिकल होते हैं। इन्फ्लेमेटरी पेन कहते हैं इन्हें हम। इन्फ्लेमेटरी पेन मीन्स जो पेन एक्टिविटी से ठीक हो रहे हैं और रेस्ट से ज़्यादा वर्स हो रहे हैं। जो रूटीन पेन्स होते हैं बॉडी के, कहीं आपने ओवर एक्सर्शन या कुछ भी, कभी ज़्यादा भाग लिए, मैराथन कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद जो फैटिक पेन आते हैं वो एक्सर्शनल पेन होते हैं। तो आपको पता होता है कि आज ज़्यादा मेहनत की, इसलिए पेन हो रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो दिन ठीक हो जाएंगे। हाँ, बट वो लोग वही सोच के चलते होंगे ना कि हाँ। यार ठीक है ना, जब काम कर रहा हूँ तो दर्द नहीं होता। तो आई थिंक ये एक्सटेंड करते ही होंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है। अगेन वो तो अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ जो होती है। और फिर दूसरा अपने आप वो ये कि ठीक है ये हो रहा है तो पहले ये कर लो, ये ट्राई कर लो सब। और पेन किलर्स आर बहुत इजीली अवेलेबल है इंडिया में। हाँ, आपको कोई एग्जैक्टली। प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता। केमिस्ट पे जाके कोई भी पेन किलर ले लेके काम चलाता है। और कई बार फ्लक्चुएटिंग डिसीज होता है, कभी बहुत सीवियर पेन हुआ, कभी माइल्ड हुआ, तो ऐसे थोड़ा महीने खींच जाते हैं। फिर उनको जब ज़्यादा ही हो जाता है, देन दे रियलाइज की कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब इसका कांस्टेंट पेन नहीं रहता है? नहीं, पेन कांस्टेंट रहता है। इसमें भी अगेन अलग अलग टाइप के अर्थराइटिस है। कुछ ऐसे अर्थराइटिस भी होते हैं जिनमें बहुत सीवियर आता है, चला जाता है, फिर पेशेंट कुछ सालों तक भी ठीक रहता है, फिर वापस से भी आ सकता है। रोमेटॉइड में ज़्यादातर पेन कांस्टेंट रहता है, पर इसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, किस दिन बहुत ज़्यादा होगा, किस दिन थोड़ा कम होगा। मोस्टली हमने सीजनल वेरिएशन के साथ में हम लोग देखते हैं कि जब वेदर चेंजेस होते हैं तब पेशेंट का पेन बढ़ जाता है। और या फिर एक्सर्शन से बहुत होता है, स्ट्रेस किसी भी टाइप का बॉडी पे पड़ता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, उस टाइम पे पेन्स बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपने बोला कि कोई भी जॉइंट्स पे, अलग अलग जॉइंट्स पे स्वेलिंग आने लगती है, और ये जो पहले पेन होता है फिर स्वेलिंग आने लगती है। तो ऐसे मतलब जैसे आपने बोला, डिपेंड करता है किसी का बहुत जल्दी भी 6 महीने में बहुत सीवियर हो जाए, और किसी का है कि सालों सालों भी सीवियर ना हो, ऐसा। तो ऐसा कोई एज इन व्हाट हैपेंस, मैं एक जनरल ऐसे जानना चाह रही हूँ लोगों से कि लोगों के लिए कि लेट कब हो जाता है एक इंसान इसका इलाज कराने में? आइडली विद इन 6 मंथ्स तक आपको, अगर स्टार्ट के 6 मंथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। अगर 2 साल के बाद अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो देन यू आर लेट। उसके बाद हम लोग कितना भी बेस्ट होता ट्रीटमेंट करें, पर कुछ डैमेजेस हम लोग रोक नहीं सकते। कि डैमेज प्रोसेस जो होती है वो 6 महीने के बाद से चालू हो जाती है। तो और आपके जॉइंट में आपका यूज तो रहता ही है जॉइंट का, उसको यूज करना तो बंद नहीं कर सकते। तो अंदर से एक बार डैमेज हुआ, उस डैमेज जॉइंट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो डैमेज बढ़ता ही जाता है, चाहे हम इन्फ्लेमेशन पूरा शट डाउन कर दें तो भी फिर थोड़ा डैमेज वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता ही रहता है। और ये किसी एक पैर या किसी एक हाथ ऐसा, या सब में आना कंपलसरी है, ऐसा भी होता है कुछ? हाँ, ये अगेन अलग अलग उसमें अलग डिजीज में अलग है। रिमोटाइड रोमेटॉइड में मेनली बॉडी के ज्यादातर जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार एटिपिकल होता है पेशेंट को, किसी भी घुटने से स्टार्ट हो रहा है, हाँ। पर 90% पेशेंट में बॉडी के सारे जॉइंट्स, मेनली स्मॉल जॉइंट्स, हाथ के छोटे जॉइंट से, पाँव के छोटे जॉइंट से चालू होता है, पर नी में, शोल्डर में, एंकल में, हर जगह। सब जगह असर करता है। तो एक मैं जानना चाहती हूँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फर्स्ट चेकअप मतलब कैसे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है? एक्चुअली अगेन ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है सबसे पहली बात। इसमें लैब्स इतना हेल्प नहीं करती। ठीक है। जैसे कई लोग अभी आजकल कई हेल्थ चेक में क्या है कि उन्होंने रोमेटॉइड फैक्टर भी जो इसका टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो भी हेल्थ चेक्स में करवाने लग गए। मतलब वो मैं हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते एज ए रोमेटोलॉजिस्ट, कि रोमेटॉइड फैक्टर कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर आपको अर्थराइटिस नहीं है तो भी वो हाई आ जाता है उसका वैल्यू।
तो कई बार पेशेंट सिर्फ घबरा के कि हमारा तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि हमें रूमेटॉइड होगा, ऐसे कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट लेके हमारे पास कई बार आते हैं। तो इसमें आपके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, उसके बाद उसको लैब से कोरिलेट करना पड़ता है, देन यू मेक द डायग्नोसिस। पर इट्स टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस। जो मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट तो इन्फ्लेमेटरी पेन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग बहुत वेग पेन दिखते हैं पेशेंट को, स्ट्रेस के रिलेटेड, कई बार यहाँ भी दर्द हो रहा है, वो भी दर्द हो रहा है, ऑलमोस्ट मिमिक। लेकिन आप एक बार ध्यान से पूछोगे आपको समझ में आ जाता है कि पेन का नेचर इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं है, मतलब रेस्ट के बाद हो रहा है, एक्टिविटी के बाद हो रहा है, जैसे हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर स्वेलिंग फाइंडिंग जो है, हम लोग ज़्यादातर एग्जामिन करके जॉइंट में स्वेलिंग पिक कर लेते हैं। पेशेंट को रियलाइज नहीं होता कि इसमें स्वेलिंग है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है क्या ये जॉइंट स्वोलन है। फिर कितने जॉइंट स्वोलन है, कितने टेंडर है, उसके हिसाब से इंटेंसिटी का आइडिया लेते हैं। ओके। और देन वी आस्क फॉर द डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। तो इसमें आर एफ फैक्टर और एनटीसीसी भी 2 टेस्ट होते हैं। एनटीसीसी भी मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत हाई चांस है कि पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही होगा। अच्छा, ओके, एनटीसीसी पे। एंड ओके, तो इसमें अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, जैसे somebody has been diagnosed कि उसको rheumatoid arthritis है, तो how do you start the treatment? मतलब is it surgery, is it medicines, how does that work? ऑलवेज मेडिसिन फर्स्ट थिंग है। First thing is always medicine. या मैनेजमेंट, अगर आपको सर्जिकल भी किसी कारण से जाना पड़े तो भी मेडिसिन की बंद नहीं कर सकते। अच्छा। सबसे अभी जो अच्छी बात ये है कि मैंने जैसे कहा कि अभी ट्रीटमेंट बहुत इवॉल्व हो गया है। अभी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। पहले हम लोग इसमें 2 तरह की मेडिसिन यूज़ करते थे, डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स कहते हैं, और या और सिंपल पेन किलर्स, 2 तरह का। पेन किलर्स तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए उसमें पेन किलर और स्टेरॉइड रहता था, पर ज़्यादातर वो हम लोग ट्राई करते हैं कि मिनिमम टाइम पे हमें देना पड़े। जो दूसरी मेडिसिन होती है डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स, या जो ऐसी दवाइयाँ जो बीमारी को अंदर से कंट्रोल कर, ठीक है। उनको स्टार्ट करके डोज उनका सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो एकदम से काम नहीं करती। आज मैं स्टार्ट करूंगा तो 4 to 6 वीक्स में इफेक्ट आता है। फिर मुझे उसकी डोजेज एडजस्ट करना रहता है, तो पूरा एडजस्ट करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा। उस टाइम तक हमें पेन किलर से स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है कि जिससे एक तो पेशेंट के सिम्टम्स बेटर है, और दूसरा उसकी बीमारी भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि स्टेरॉइड सिर्फ दर्द कम नहीं करते हैं, वो बीमारी को भी रोकते हैं। तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट ज़्यादा है, तो हम ट्राई यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स या 2 मंथ से पेशेंट से उससे पहले ही बंद हो जाए। ओके। तो उस तब तक हम लोग अपनी जो डिजीज मॉडिफाइड ड्रग, दूसरी ड्रग्स है, उनको एडजस्ट कर देता है। ओके। अभी डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स में भी बहुत एडवांसमेंट आ गया। पहले हमारे पास सिर्फ एक सेट ऑफ ड्रग्स थी, मेथोट्रेक्सेट जो सीकोड ड्रग है, फ्लेफोनामाइड, लाइसिक्विस। पर अभी इसमें आगे की थेरेपी बहुत आ गई। हम जो बायोलॉजिक्स कहते हैं, जैक इनहिबिटर्स टैबलेट्स आती हैं, बायोलॉजिक्स के जो इंजेक्शंस आते हैं, उनको आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया इसमें ट्रीटमेंट को लेकर। पहले ऐसा होता था कि 70% पेशेंट को ही हम टोटल कंट्रोल कर पाते थे, 30% को हमें पेन किलर स्टोर साथ में कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐड करना पड़ता था। पर अभी नई थेरेपी के बाद में ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट को हमें पेन किलर से स्टोर जरूरत नहीं पड़ती। ये बेटर थेरेपी से कंट्रोल रहते हैं, और अच्छी बात है कि इन दवाइयों को लंबे टाइम लिया जा सकता है। इनमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सेफ नहीं है मेडिसिन, ऐसे बिना मॉनिटरिंग के नहीं लेनी चाहिए कभी भी। पर मॉनिटरिंग के साथ चलते हैं तो हम लोग हार्डली कोई साइड इफेक्ट देखते हैं, ज़्यादातर साइड इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इन टर्म्स आप क्या करते हो? हाँ, मॉनिटरिंग एक तो कुछ रिपोर्ट्स तो रेगुलर कराते हैं हम लोग। सीबीसी की काउंट्स तो कम नहीं हो रहे हैं, एसजीपीटी लीवर के लिए, क्रिएटिनिन किडनी के लिए, ये हम लोग इनिशियली जैसे स्टार्ट करते हैं महीने बाद कराते हैं, फिर हम उसके फिर 3 महीने बाद कराते हैं। फिर अगर पेशेंट की डोजेस चेंज करते हैं तो बीच में कराते हैं, नहीं तो 6 मंथ में रेगुलर कराते रहते हैं। तो इससे हमें आइडिया आता है, कुछ हमें देख के समझ में आता है कि मतलब मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट साइड नहीं है? इफेक्ट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर ये लॉन्ग टर्म में ली जा सकती है। जस्ट ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं आगे, कि कई बार लीवर में सूजन आ जाती है, या ऐसे तब कभी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट थोड़े कम हो जाते हैं, पर ये सब रिवर्सिबल होते हैं। अगर हमें लगता है इस मेडिसिन करने की दिक्कत आ रही है, या मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, थोड़ा डोज एडजस्ट करेंगे, कम करके दूसरी मेडिसिन में शिफ्ट करेंगे, या उसका डोज थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो ज़्यादातर पेशेंट के ठीक हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ठीक हो जाता है या इट्स अ लाइफ लॉन्ग अगेन, थिंग? जैसा कि आपने इसका पूछा होने का कारण क्या है, हाँ। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस का अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी कारण नहीं है। इससे इडियोपैथिक ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब ये ऐसी बीमारी है जिसका एक कारण हमें पता नहीं है। हम कहते हैं कि मल्टीपल फैक्टर जब एक साथ आते हैं तभी बीमारी होती है। मल्टीपल फैक्टर मतलब कि कुछ जीन्स बॉडी में ऐसी हो जिनमें ये बीमारी होने के चांसेस रहे। उन जीन्स के साथ में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एकदम से बॉडी में कुछ स्ट्रेस आ जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए जैसे चिकनगुनिया हो जाए, या पेशेंट किसी आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में हम लोग देखते हैं, या फिर मीनोपॉज के बाद काफ़ी देखते हैं कि ये निकल के बाहर आता है। तो आपको टेंडेंसी है, और फिर कुछ ऐसा स्ट्रेस वाला कुछ बॉडी पे आता है, तो ये बीमारियां निकल के बाहर आती हैं। पर एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, तो हम इसका एग्जैक्ट क्योर भी हमें पता नहीं। हमें ये पता है कि बीमारी स्टार्ट होने के बाद में बॉडी में क्या क्या होता है, आपके कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो बॉडी को कहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, और उसमें से क्या केमिकल मैसेंजर्स इंटरल्यूकिन, हम साइटोकाइंस कहते हैं, वो निकलते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो जो थेरेपीज है उनको ब्लॉक कर देती है, उनको रोक देती है, पर ये जड़ से निकाल नहीं पाती। तो हमें ट्रीटमेंट इसका लॉन्ग टर्म में होता है, पर ये है कि कुछ पेशेंट्स में रादर 15-20% पेशेंट में एक बार आप अच्छा कंट्रोल कर लेते हो, धीरे-धीरे कम करके दवाइयाँ बंद भी कर पाते हो। तो फिर तो ये पूरा ओवरऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज बोल सकते हैं। एक बार आपका डिजीज आ जाए तो आपकी लाइफस्टाइल फिर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब होने के लाइफस्टाइल से नहीं है कि किसी को भी हो सकता है, मतलब मेरे पास कई जैन साधु भी हैं जो मेरे पेशेंट हैं, मतलब उनमें तो उनसे ज्यादा सात्विक लाइफस्टाइल तो किसकी होती है। और कई ऐसे कुछ भी करते हैं तो भी नहीं होता। तो इसमें ऐसा कोई कॉज नहीं है कि आप ये लाइफस्टाइल ले रहे हो इसके कारण बीमारी हो रही है, पर एक बार हो जाए तो डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल अपनी इंपॉर्टेंट वो रखनी बहुत जरूरी है कि जिससे ये बॉडी को नुकसान नहीं करे, आगे बढ़ेगी और कंट्रोल में रहे। ओके, बट इसमें व्हाई आई आस्क दिस इज क्योंकि एक बहुत मेजर चीज है कि मार्केट में आप अगर आप देखोगे, आई कैन कॉल इट अ मार्केट, बिकॉज आप देखोगे कि हूसोएवर इज अ आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, तो ये जो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन या मेडिसिन बहुत लंबी चलती है इस चक्कर में, एंड वो लोग फिर जाते हैं आयुर्वेद की तरफ, वो लोग जाते हैं कि लाइफस्टाइल फोकस्ड, क्योंकि बहुत बार ये माना जाता है कि जैसे वात पित्त का ये जो हमारा इम्बैलेंस है, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट कॉजेज आर्थराइटिस, दैट इज लाइक द मेन फैक्टर, अगर आपके जेनेटिक भी नहीं है तो फिर वो चलो वो बैलेंस करते हैं तो उससे आर्थराइटिस बैलेंस हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? एक्चुअली आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। हाँ। पर हमारे पेशेंट सब ट्राई करके ही आते हैं यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी अगर प्योर पेशेंट को रोमेटॉइड ही है। अब इसमें भी कई टाइप के आर्थराइटिस होते हैं जो इन लोगों को समझ में आता है, हमें समझ में आता है। ये मेरे पास कल ही एक पेशेंट है जिसको स्पॉन्डल आर्थोपैथी उसके बच्चे को लेकर, उनको 4-5 साल से बच्चे को था, उनको खुद को 15-20 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले। तो उन्होंने किसी को दिखाया, कुछ टाइम कुछ ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गई थी। तो उनको ये था कि ये मैंने इनसे आयुर्वेदिक लिया, ये जो भी थेरेपी ली, इसके बाद मैं ठीक हो गई तो मेरे बेटे को भी ठीक हो जाएगा। तो वो 4 साल से उससे ट्राई कर रहे थे। अब उनके जॉइंट खराब होने लगे, उनको समझ में आने लगा दिक्कत हो रही है, तो फिर वो पैनिक होकर कल मेरे पास आए। तो उनको रोमेटॉइड कभी था ही नहीं, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि आयुर्वेदिक बाकी लोगों को इनमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है। उनको स्पॉन्डल आर्थोपैथी था, उनके मदर को भी। स्पॉन्डल आर्थोपैथी ऐसा आर्थराइटिस जो रिमिशन रिलैप्सिंग फेज वाला है, मतलब आएगा चला जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ प्रॉपर कोर्स ऑफ पेन किलर ही देना होता है 1-1.5 महीने तक, तो ही पेशेंट ठीक हो जाता है। पर फिर उसकी किस्मत है वापस आएगा तो फिर हमें मेन मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि नहीं हमें उसने ठीक कर दिया था इसलिए अब, लेकिन उससे उनका लड़का सफ़र हुआ, क्योंकि वो कल मेरे पास आया तो ऑलरेडी उसका हिप जॉइंट जो था थोड़ा स्टिफ हो गया था। पहले हो जाता तो थोड़ा पहले आता तो इतना, अभी भी खैर मोस्टली तो उसका नॉर्मल हो जाएगा। बट ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोगों को ये चीज़ डिटेल में समझ में नहीं आती है मेक सेंस। कि ये है। बाकी प्रॉपर रोमेटॉइड हमने देखा है इंडिया में सब ट्राई करके आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वो है। इवन अब तो आयुर्वेदिक और ये भी लोग यही समझाते हैं कि उसको रोकेंगे, जड़ से निकाल नहीं पाएंगे। बहुत ही कोई ऐसा हो तो कोई ये क्लेम करता है। हाँ। पर हम मुझे ऐसा लगता है कोई ये क्लेम कर रहा है कि जड़ से निकाल देगा तो बेवकूफ़ बना रहा है। और ये नहीं, मतलब कि that's it. जिसमें जाना होता है, जिसको जाना होता है उसमें अपने आप चला जाता है। हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं। कुछ पेशेंट्स में ठीक हो गए, 2-2 3-3 साल तक कुछ नहीं हुआ, 4 साल तक कुछ नहीं, ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, जबकि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। दैट्स सरप्राइजिंग, पर वो एक नेचुरल हिस्ट्री होती है डिजीज़ की। कुछ जिनको होना होता है, पर 80% पेशेंट, 85% पेशेंट आता है वो होते हैं, वो रेगुलर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती हाँ, दैट्स व्हाई आई आस्क, बिकॉज़ कुछ भी बोलो, लोगों का जो एक मेन रीजन है ना कि रोज दवाई लेनी पड़ेगी, आई वांट टू अवॉइड, मेरे को दवाई नहीं खानी, है। दवाई नहीं ये खानी, कहूँगा, वो अगर आपको ट्राई करना भी है किसी पेशेंट को, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आपको ट्राई करना तो गिव इट ए लिमिट। ऐसा मत करिए कि आपका स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही है, जॉइंट खराब होते जा रहे हैं, तो भी ठीक है, नहीं मुझे यही करना है, ये मत कीजिए। एक टाइम दीजिए, 6 महीने दीजिए उसे, 1 साल दीजिए, पर उसके बाद लिमिट होती है। अगर उसके बाद भी अगर अपना बॉडी की नहीं सुनेंगे तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी आपको आपको धीरे-धीरे खराब होने लग जाएगी। ठीक। और फिर आप उस स्टेज पे हमारे पास आएँगे, तो जो पेशेंट 5-6 महीने में समझ जाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो हमेशा, और जो पेशेंट कई 3-3, 4-4, 5-5 साल तक लगे हुए हैं और उसमें वो अपनी लाइफ़ बहुत मिज़रेबल कर लेते हैं। कि हम वो भी वो दर्द हटाने के लिए फिर कुछ एक्टिविटीज़ अवॉइड करते हैं, कहीं आना-जाना अवॉइड करते हैं। उनको लगता है नहीं मेरा ठीक चल रहा है, पर आइडली होता ये है कि वो कुछ काम कर ही नहीं रहे होते। खाने-पीने का सब कुछ बंद कर देते हैं, एक्टिविटी सारी बंद करके घर बैठे हैं कि नहीं मैं बस जाती हूँ तो मुझे दर्द होता है। तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसलिए आप घर बैठे हो, इसलिए आपको कुछ नहीं हो रहा है। सही बात है। हाँ, और तो वो हाँ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल चली जाती है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो इसका आपने जैसे बताया कि ये एक ट्रीटमेंट, जैसे आपने बताया कि वी स्टार्ट विद मेडिसिन, फिर सर्जरी तक, सर्जरी होती है इसमें कौन से लेवल पे होती है? सर्जरी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जैसे पेशेंट टाइम पे Rheumatoid। टाइम पे मेडिसिन स्टार्ट कर दे तो। ठीक है। सर्जरी अगर सेकेंडरी जॉइंट डैमेज हो जाए तो जरूरत पड़ती है।
जैसे नी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें भी एल्ड स्टेज में आपका जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं वैसे आने लग जाता है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस रूटीन में पेशेंट को एजिंग के बाद आता है 60-70, पर यहाँ अगर 30-40 ईयर्स का भी है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो 40 ईयर्स में उसमें वही जॉइंट में चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, तो फिर उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पर अगर नॉर्मल मेडिकेशन चल रही है फिर भी चांसेस हैं? फिर नहीं है, फिर नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट पे आपका जॉइंट कंट्रोल में है तो फिर आपको जरूरत। पर सर्जरी जनरली होता क्या है उसमें? व्हाट हैपेंस? सर्जरी में वो रिप्लेसमेंट सर्जरी रहती है जॉइंट की, जॉइंट रिप्लेसमेंट। मेल जो नी का जॉइंट कभी कभी फ्लूइड बहुत ज्यादा भर जाता है, कंट्रोल नहीं रहा, तो हम लोग आर्थ्रोस्कोपी से निकलवाते हैं, पर वो बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। पर मेन जो रहता है इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरीज आती हैं, पर इसमें इशू ये है कि इतने सारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ तक की सर्जरीज कराओगे आप? सिर्फ एक जॉइंट की सर्जरी करा सकते हो, इसमें सब जॉइंट की सर्जरी नहीं करा सकते। इसलिए कहते हैं कि सर्जरी तो एक छोटा सा पार्ट है इसका, जस्ट एक सिम्टम रिलीफ करने के लिए, बाकी मेन ट्रीटमेंट ये रहता है वो मेडिसिन ही रहती है, वो तो आपको सर्जरी के बाद भी उतनी दवाई की जरूरत पड़ती है। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नी के कारण हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि नी उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था, नी बड़ा जॉइंट है तो कई बार क्लीन ज़्यादा रहता है इन्फेक्शन, तो उसमें सर्जरी के बाद हमारी दवाइयाँ कम हो जाती है, हम ऐसा देखते हैं। पर अदरवाइज दवाइयाँ बंद नहीं होती, सर्जरी के बाद भी आपको उतनी ही रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा बाइफिकेशन है कि मेन और वुमेन में ज्यादा होता है ऐसा कुछ? हाँ, ये फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्पेशली रूमेटॉइड फीमेल्स में ज्यादा फीमेल्स में ज़्यादा बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। मेनली उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन का काफ़ी रोल कहते हैं। ओके। पर फीमेल्स में ज़्यादा हमारे ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज फीमेल्स में ज़्यादा है। सिर्फ स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी को वो ज़्यादातर यंग मेल्स में होता है, 20 साल के लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा जितने डिजीज हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वो फीमेल्स, रूमेटॉइड स्पेशली, मतलब ऑलमोस्ट 8 टू या 7 to 3 रेशियो आप कहें कि 8 में पेशेंट देख 10 में से 8 पेशेंट मेरे फीमेल ही होते हैं। अच्छा, रूमेटॉइड। इसमें मैंने ऑस्टियोपोरोसिस का तो मैंने देखा था कि वो बिकॉज बोन डेंसिटी ऑफ कोर्स हार्मोनल, तो ऑस्टियोपोरोसिस इससे नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस का अलग रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस तो आपका पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन कम हो जाता है, हाँ तो बोन्स में से कैल्शियम इंटेक कम हो जाता है। ठीक है। इसमें भी एस्ट्रोजन रोल प्ले करता है, पर उस तरह का नहीं। इसमें ये तो प्रेगनेंसी के बाद भी आ सकता है, इवन प्रेगनेंसी बाद में हार्मोनल चेंज आते हैं उसके बाद भी कई बार हम देखते हैं या तो एकदम फ्लेयर हो जाता है या फिर निकल के बाहर आता है। कुछ भी मेजर हार्मोनल डिस्टर्बेंस बाद में रूमेटॉइड का निकलने के चांस रहते हैं। तो पर इसमें ऐसा सर है कि जैसे जिनके माँ बाप पेरेंट्स को किसी को है तो उनके बच्चों को होगा ही होगा, लाइक एनी चांसेस और ऐसा कुछ? नहीं, ये वैसा जेनेटिक डिजीज नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी को तो आपको होगा ही होगा, पर डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा होते हैं। रूटीन पॉपुलेशन में हम लोग कहते हैं कि 0.5 to 1% चांस ही है होने का, हार्डली इतना इंसिडेंस होता है नए पेशेंट। अच्छा। पर लेकिन अगर फैमिली में किसी को है तो वो 4 to 5 टाइम्स चांसेस, मतलब 4 to 5% चांसेस रहते हैं। तो रूटीन पब्लिक से आपका 15 to 20% चांसेस ज़्यादा है कि डेवलप आर्थराइटिस हो सकता है। बट अदरवाइज 90% चांस यही होते हैं कि फैमिली में अगर किसी को है तो भी दूसरे को होने के चांस कम रहते हैं। तो इसके पर कुछ उसमें अलर्ट रहना पड़ता है आपको डेफिनेटली। अगर फैमिली में किसी में है तो आपको हल्का सा भी कोई सिम्टम आए तो यू हैव टू बी, आपको जल्दी उसी टाइम पे दिखा के करवा के इन्फ्यूज करा के आर्थराइटिस तो नहीं है, एक बार रूल आउट करना बेटर रहता है। तो ये जो आपने जैसे सिम्टम बोला कि जब इंसान रेस्ट पे होता है तब ज्यादा पेन होता है, एक चीज जो मैंने बहुत कॉमन देखी है इज लाइक इंसान बैठा है और फिर ये चीज है आजकल की, ही इज सिटिंग एंड देन दे गॉट अप तो उनको एकदम से बहुत पेन आया, तो इज इट अ सिम्टम और इज इट जस्ट अ जॉइंट थिंग? व्हाट डू यू थिंक? इमोबिलिटी स्टिफनेस कहते हैं, मतलब हाफ एन आवर से ज़्यादा पेशेंट जब भी बैठेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी स्टिफ होने लग जाती है, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके आराम से बैठा फिर उठने में एकदम से दिक्कत आती है। ओके ओके, तो इसके लिए कुछ आई मीन कोई अर्ली मेडिकेशन, जैसे हर बीमारी का होता है ना कुछ, तो कोई अर्ली मेडिकेशन या अर्ली प्रिवेंशन अगर होता हो तो व्हाट डू यू थिंक? इसका प्रोफाइलेक्सिस नहीं है, वही है जैसे मैंने कहा कि रूमेटॉइड फैक्टर, जैसे वो टेस्ट नहीं करवाने का कारण भी ये है कि ये आपको बीमारी होने के 4-5 साल पहले भी पॉजिटिव आ सकता है। उसमें ये नहीं कि जब बीमारी होगी तभी पॉजिटिव आएगा, ये एंटीबॉडीज बॉडी में बहुत पहले से बनने लग जाती है, फिर क्लिनिकल सिम्टम लेट आते हैं। पर हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हम लोग उसको रोक सके। हमें पता है कि ठीक है इसको चांस है रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, पर स्टिल ऐसी कोई मेडिसिन नहीं, इसको मैं आज स्टार्ट करूँगा तो कल नहीं होगा। तो ज़्यादातर हम लोग वेट एंड वॉच ही करते हैं कि कुछ देते नहीं ऐसे पेशेंट्स, बोलते हैं वेट करके जब अगर कुछ वो आएगा सिम्टम तो देन वी विल टेक। तो मतलब नॉर्मली तो इट्स लाइक कि तुम अपने जो अगर सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो फोकस ऑन दैट और डॉक्टर को जाओ, दैट्स द होल पॉइंट। और बाकी कुछ चीज़ें जो हेल्प करती है, जैसे स्मोकिंग में स्मोकर्स में इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, इसमें जो तो स्मोकिंग इसमें हम लोग मना करते हैं, और सीवियर भी होता है, सीवियरिटी भी ज़्यादा तो होती है। नॉन स्मोकर्स के कंपेयर में स्मोकर्स में सीवियरिटी भी इसकी ज़्यादा रहती है, डिजीज की इंटेंसिटी। तो स्मोकिंग इसमें वो कहते हैं जिन पर स्पेशली होने के ये आपका फैक्टर पॉजिटिव है। दूसरा स्ट्रेस कम करने कहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है आज की लाइफस्टाइल में, बट स्ट्रेस इज बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे बीमारियां निकल के आती है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, रेस्ट प्रॉपर लेना है, और जितना हो सके उतना स्ट्रेस अवॉइड करना है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, उल्टा नहीं, मतलब जनरली उल्टा होता है कि रेस्ट कर रहा है तो तुम्हारे
पेन मतलब ऐसे आराम मिले? एक्सरसाइज तो वैसे भी एक बॉडी जनरल हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। फिर एक्सरसाइज से आपके मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स बेटर रहती है। और जब आपको अर्थराइटिस भी है तो लॉन्ग टर्म में आपकी मोबिलिटी और मसल की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। ओके। इसलिए जब एक्टिव डिजीज होता है तो मैं एक्सरसाइज मना करता है। किसी पेशेंट को जैसा डायग्नोस हुआ, उस टाइम पे स्वेलिंग है, पेन है, तो उस टाइम पे हम यही बोलेंगे कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स रेस्ट करना है, बॉडी को रेस्ट देना है जिससे रिकवर कर सके। फिर एक बार बॉडी रिकवर हो जाए उसके बाद जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना फायदा मिलेगा। जब उनकी मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगी, बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो उनका पेन की भी कम जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी उनकी अच्छी रहेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। तो एक्सरसाइज का इसमें ऐसा जरूर रहता है, पर जब डिजीज एक्टिव हो तब उसमें उस टाइम पे रेस्ट करना होता है। तो पर एक्सरसाइज में व्हाट, लाइक वॉकिंग, रनिंग या जिम या वेट्स, आप क्या सजेस्ट करते हो जनरली? आपका रनिंग हो गया तो वेट के लिए कार्डियो पर स्ट्रेंथनिंग भी आइडियल करनी चाहिए इसमें। स्ट्रेंथनिंग ना? तो दोनों ही टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए। दोनों आर फाइन, मतलब व्हाई आई आस्क्ड दिस, लॉट ऑफ टाइम अभी लोग जैसे ट्रेडमिल का, मैंने एक बहुत बड़ा मिथ आप बोल सकते हो सुना है, मिथ है या रियलिटी आप बताओगे सर, पर ट्रेडमिल का मैंने और दूसरा रोड वॉक का, ये दोनों चीजों का मैंने सुना है कि दिस इज ट्रेडमिल भी अगर आप करते हो तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में जॉइंट्स पे बहुत फर्क पड़ता है, और सेम फॉर दिस थिंग कि रोड वॉक अगर करते नी हो के लिए ट्रेडमिल इज नॉट गुड। अगर किसी को नी में इशू हो जाए, तो। ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ट्रेडमिल इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज। और उनको साइकिलिंग या स्विमिंग, साइकिलिंग बेसिकली नीज के लिए वो अच्छी एक्सरसाइज है। और वॉकिंग में इशू नहीं है, पर आपके कंफर्टेबल अच्छे शूज होने चाहिए जो पाँव को सपोर्ट दे सके, जिससे नी पे फोर्स कम पड़े। ये है, बट हाँ ट्रेडमिल नीज के लिए अच्छी है ना। नॉर्मली भी अगर जो जिम भी करते पेशेंट हैं, में हाँ नी का इशू होता है उनको हम लोग मना करते हैं। जिम करना है तो आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं या फिर रूटीन वॉक करें, पर ये अवॉइड कर, साइकिलिंग करें पर ट्रेडमिल अवॉइड करें। ओके, वैसे पूरा अलाउड है, बस हाँ। ट्रेडमिल इज वो तो कोई बेसिकली। जॉइंट में इशू हो जाए तब फिर रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। अगर आपके जॉइंट नॉर्मल है, आप टाइम पे स्टार्ट हो गया ठीक नहीं, तो आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते रीजन वो हार्ड सरफेस ही होता होगा ना, आई एम अज्यूमिंग कि हार्ड सरफेस। हैं। हाँ, ट्रेडमिल की खुद की स्पीड होती है, आपकी बॉडी की स्पीड नहीं होती है। हाँ। तो वो पुश करते हो आप। रूटीन वॉक में अपने को पुश नहीं करते हो, आपकी बॉडी कहती है पेन आ रहा है तो अपने आपको रिलैक्स कर लेते Makes हैं। sense. तो वो रिफ्लेक्सेस बॉडी के आपको बताते हैं कि आपको कितना प्रेशर देना है, इसलिए आप एक सेफ रहते हैं। उसमें आप ओवर पुश कर जाते हो तो कई बार नी में फिर डैमेज होने के चांस होते हैं। Got it. And what about stair climbing and all? स्ट्रेट क्लाइंबिंग एज सच इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, पर जिनके नी की इशू उनके लिए नहीं। हाँ, तो नी के हाँ, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर अर्ली में भी कर सकते हो, पर पहले इसको मसल को स्ट्रेंथ करके स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कीजिए, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर स्क्वाट और ये सब चालू कीजिए। अगर नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया ग्रेड 2 तक या ग्रेड 3 तक आ गया तो फिर बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये तो सर आप बोल रहे हो जिनको ऑलरेडी है बीमारी। मैं अब एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ, वो लोग जिनको नहीं, मैं बोलती हूँ कुछ नहीं है अभी जॉइंट में, बट अगर ऐसा जो बोलते हैं कि ओवर यूसेज ऑफ ओवर stair climbing, over gymming में भी like over treadmill, over usage when even if you don't have, does that can be a reason and can cause issues? रूमेटॉइड तो नहीं, पर डेफिनेटली Joint issues. जॉइंट इश्यूज कर सकते हैं, स्पेशली जैसे मैराथन रनर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस लॉन्ग टर्म में काफी कॉमन है। कॉमन है। जबकि वो तो इतना भागते ये करते हैं, पर लेकिन उनके नीज में इशू आने लग जाता है फिर एक एज। रीजन यही हाँ, ओवर यूज के कारण। ओवर ओवर यूज के कारण। और आप कितना भी ध्यान रखें, कुछ ना कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जब प्रॉपर उसको मतलब ट्रिप हो जाता है या फिर आपका ट्विस्ट हो जाता है, तो इंजरीज होती है, तो इंजरीज के कारण फिर सेकेंडरी आपके डिजेनरेटिव चेंजेस डेवलप होने लग जाते हैं। वो यूज के इशू आता है, पर फिर ये सबकी अपनी अपनी वो है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ये करके अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो इशू नहीं आता है। ज्यादातर जो बिना तैयारी के साथ में, बिना वार्म अप के, बिना एक्सरसाइज के एकदम से चालू कर देते हैं, तभी ये सब इशू चलते हैं। अच्छा, तब ज्यादा होता है अगर स्ट्रेचिंग वगैरह ना करे तो। ओके। इवन जैसे बैडमिंटन में हम लोग देखते हैं कि जो आते हैं प्लेयर्स में इंजरीज के चांस काफी रहते हैं, पर जो प्रॉपर एक्सरसाइज या ये करके करते हैं वो उनके इतने इश्यूज नहीं आते हैं। You yourself a badminton player, ना? Makes sense. तो but इसमें कोई भी मतलब stretching is one thing that you mentioned, वैसे ऐसे कोई precautionary, I mean कुछ exercises या probably कुछ diet कुछ है इसमें? वेट मेंटेन रखिए अपना, वेट इज वो है, वेट ठीक मेंटेन है। रखिए। डाइट में हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स ज्यादा लीजिए, फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, हाँ। अवॉइड कार्ब्स, शुगर्स और फैट अवॉइड कीजिए। ओके। तो एक जनरल जो हेल्दी डाइट होती है, इसको नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं। तो डाइट का बहुत ज्यादा वो वैसा कोरिलेशन नहीं है डाइट के साथ में। सिर्फ एक फिश ऑयल ऐसी चीज है जो कहते हैं कि जो थोड़ा फायदा देती है। फिश ऑयल हाँ, तो उसके वो सप्लीमेंट्स भी। हाँ, सप्लीमेंट्स वो उसका पेन भी अर्थराइटिस से कम करते हैं और वैसे भी अर्थराइटिस फायदा करती है।
अदर देन दैट किसी भी डाइट का ऐसा कोई प्रोटेक्टिव या कोई वैसा रोल नहीं, जैसे लोग कहते हैं खट्टा खाने से, अचार से, इन सबसे बढ़ जाता है, खट्टा खाने से, हाँ जी, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं होता है। नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। बहुत ज्यादा अदर कई पेशेंट तो हम लोग इससे पहचानते हैं कि पेशेंट आके हमें कहता है कि मुझे खट्टा खाते दर्द हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसको अर्थराइटिस की कुछ और है। इधर है। तो इधर उसके दिमाग में अर्थराइटिस है, तो हाँ। रियल अर्थराइटिस नहीं है। तो ओह। अर्थराइटिस के बहुत ही कुछ पेशेंट को होता है, ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि नहीं हमें खाने से बढ़ता है, हम्म। पर हार्डली 5% पेशेंट, बाकी अदरवाइज इसका खाने पीने से कोई कोरिलेशन नहीं। कोई रिलेशन नहीं। एंड व्हाट अबाउट विटामिन डी और कैल्शियम, इसका कुछ रोल होता है? इसका काफी रोल रहता है एक्चुअली। विटामिन डी कम होता है तो बोन से कैल्शियम कम हो जाता है, तो बोन्स वीक हो जाती है, हाँ। तो ऑलरेडी वो पेन हो जाता है, फिर अर्थराइटिस भी है तो बोन्स और वीक हो जाती है, पेन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए विटामिन डी स्पेशली हम लोग रेगुलर देते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में लग रहा है कि पेशेंट का मतलब एज ज़्यादा है, जैसे 50 के अबव की फीमेल्स है, या फिर पेशेंट कैल्शियम इंटेक कम है, तो फिर कैल्शियम ऐड करता है। ओके ओके ओके। आई मीन बेसिक वो है कि सारी चीजें जो है तुम उनको तो फोकस करो, और साथ में डॉक्टर्स के साथ अगर इफ यू हैव अ पेन उसको नेग्लेक्ट मत करो, और मेडिसिन जो है वो टाइम पे लो, बेसिक चीजें जो सारी आती है। ओके, बट एक चीज मैंने सर और देखी है, ऑटो इम्यून डिसीजेज में स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं अगर हम, तो जितने भी लोग जिनको ऑटो इम्यून है, बीट र्यूमेटाइड और बीट एनी अदर ऑटो इम्यून, देयर आर लॉट ऑफ, तो उन लोगों को बाकी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट ट्रू? इसमें कई डिजीज साथ में रिलेशन, जैसे थायराइड के साथ में एसोसिएशन रहता है। ओके। थायराइड हमारे पेशेंट में 25% में थायराइड एसोसिएट रहता है। अच्छा। और तो थायराइड हम देखते हैं। दूसरा, इनमें हार्ट डिसीज के भी चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों ऐसा? बट एक तो लाइफ लेकिन आपको पेन रहता है तो आपकी उतनी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रहती। फिर दूसरा, कुछ मेडिसिन भी कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ मेडिसिन होती है जिनका जैसे स्टीरॉयड पेन किलर ज़्यादा लिया तो उनमें कारण भी कार्डियक वो होने के चांसेस रहते हैं। और बाकी इससे अगेन इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो जैसे जॉइंट में करता है ये बाकी बॉडी में भी थोड़ा इन्फ्लेमेशन करता है। उसके कारण भी, जैसे डायबिटीज़ में है, डायबिटीज़ में जितना हाई इंसिडेंस होता है उतना हाई नहीं है, पर नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे डायबिटीज को ट्वाइस कहते हैं हम लोग, इसमें 1.5 टाइम्स ज़्यादा चांस रहते हैं पेशेंट को कोई भी हार्ट रिलेटेड बीमारी होगा। ओके। इन सब बीमारियों में डेफिनेटली आपके कार्डियक इवेंट्स के भी चांस ज़्यादा रहता है, तो वो चेक करके भी एज के बाद में आपका लिपिड प्रोफाइल, रूटीन कार्डियक चेकअप, ये सब भी जरूरी है। तो जनरल आप कितने टाइम में एक पेशेंट को वापस बुलाते हो चेकअप के लिए? एक बार अगर पेशेंट स्टेबल रहे तो 6-6 महीने में बुलाते हैं। इनिशियली हमें टाइम लगता है, इनिशियली में डोज सेट करना होता है तो महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, 3 मंथ्स बाद। डिजीज एक्टिव रहता है तो 3-3 महीने, फिर लगता है हमें पेशेंट सेटल है तो 6-6 महीने, और लगता है बिल्कुल रिमिशन में, हार्डली मेडिसिन ले रहा कुछ नहीं, तो 1-1 साल बाद ही बुलाते हैं। ओके। एंड इसमें ड्यूरिंग द रिसर्च आल्सो एक चीज और, आई डोंट नो इट्स हियर इन इंडिया और वो आप बताओगे, बट कैनबिस ऑयल का बहुत आया था, सीबीडी ऑयल, इज इट, डज दैट वर्क एंड इज इट अवेलेबल इन इंडिया? कैनबिस ऑयल अवेलेबल इंडिया में, पर ऐसे यूज नहीं करते, वो एज ए थेरेपी यूज नहीं करते। नहीं करते बिकॉज, इसका भी बहुत मतलब कोई क्लियर साइंटिफिक डेटा नहीं है इन सब चीज़ों का। अच्छा नहीं, क्लेम तो कई लोग कई चीज़, ऐसे कई वेजन डाइट में क्लेम करते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करके इनसे पेन बढ़ जाता है, कि ये भी क्लेम कर, मतलब पेन कम हो जाता है, ये सब भी क्लेम करते हैं, पर हमने ऐसा अपनी प्रैक्टिस में कभी कुछ देखा नहीं है कि पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा हो कि इसके खाने के बाद दिक्कत आ रही है। अदर दही छाछ ये सब तो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो में कैल्शियम भी रहता है, प्रोटीन्स भी रहता है, ये आपको प्रेफर करिए। हम तो कहीं मना नहीं करते कि कुछ भी अवॉइड करें। ये तभी तो सर ये बहुत ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए कि अगेन जो है कि टाइमली टाइम चेकअप कराते रहो, दैट्स द होल पॉइंट। तो इसमें सर बैक का भी मतलब ऐसे, जैसे नी पे आपने बोला, जॉइंट्स पे तो सब पे बहुत असर पड़ता है, बैक पेन और ये सब भी काफी रहता है क्या? रोमेटोइड अर्थराइटिस ऐसे जो बीमारी है वो बैक को इन्वॉल्व नहीं करती। अगर ओके। रोमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट में बैक पेन आ रहा है तो ज़्यादातर दूसरे कारण होते हैं, या तो जो रूटीन एज के कारण मसल्स वीक हो गई है, स्पॉन्डिलाइसिस का असर है, ये होता है। पर बैक के हमारे कुछ अर्थराइटिस अलग से होते हैं। अच्छा। तो मैंने आपको स्पॉन्डिलर आर्थोपैथी कहा था, या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मेन टाइप होता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या आम भाषा में मणकों का वाह कहते हैं। तो ज़्यादातर ये हिंदी में कमर का गठिया है, गुजराती में मणकों का वाह कहते हैं। ज़्यादातर ये यंग लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलती है। 20 से 25 टिपिकल ऑनसेट होता है इसका, और इसमें भी वैसे ही पेन होता है। पेशेंट जब सो के उठता है तो उसे उठा नहीं जाता, रात को करवट लेने में तकलीफ आती है, और सुबह 3-4 बजे स्टिफनेस का नींद खुल जाती है। दिन भर वो आराम ठीक रहेंगे, काम करते रहेंगे, रात को उनको सीवियर बैक पेन होगा। और इसको डायग्नोस करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक तो यंग पेशेंट्स में होती है, तो ज़्यादातर वो वर्किंग और वैसे होते हैं, ध्यान देते नहीं, पेन किलर्स लेते हैं, ठीक हो जाता है, लगता है कुछ ऐसा रूटीन पेन चल रहा होगा। तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल बाद पेशेंट हमारे पास पहुंचता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। इसमें क्या होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन बैक के जॉइंट्स में बना रहे तो धीरे धीरे बैक के जॉइंट चिपक जाते हैं। अगर वो जॉइंट चिपक जाए तो बैक पूरी स्टिफ हो जाती है, जो लचीलापन होता है शरीर का, कमर का, बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाँ। ज़्यादातर 10 से 12 साल बाद होता है। तो इसमें, और ये बहुत सिंपल डिजीज है ट्रीट करने में, अगर इसमें पेशेंट हमारे पास टाइम पाया तो सिंपल 1-2 मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, और ये ऐसी बीमारी जो ठीक होकर दवाइयाँ बंद भी जाती हैं, और पेशेंट एक्सरसाइज से अच्छी तरह मेंटेन कर सकता है।
ओके। तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी यंग पेशेंट को 3 महीने से ज़्यादा बैक पेन रह रहा है, ऐसा बैक पेन जिससे उसे सुबह की नींद खुल रही है, सो वो उठा नहीं जा रहा है, शरीर अकड़ रहा है, तो उसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जरूर चेक करवा देना चाहिए। बट ये होता क्यों है? अगेन तो ऑटोइम्यून? ये ऑटोइम्यून है, इसमें तो एक जीन रहती है स्पेसिफिक, HLA-B27 जीन कहते हैं। हाँ, अगर आपके बॉडी में वो है तो आपको 10 to 20% चांस होते हैं बीमारी होने के। तो ये मतलब जीन है ज़्यादा तो फैमिलियल होती है, इसमें ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री मिलती है, मतलब घर के को भी बैक पेन रहता था, और ज़्यादातर एक एज के बाद अगर इसमें स्टिफ रहती है तो बैक आदमी झुक जाता है। कुछ हिस्ट्री मिलती है कि हाँ मेरे दादाजी बिल्कुल झुक गए थे, और ऐसा हाँ, इसमें मिलता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जीन का इफेक्ट रहता है, मतलब 100% नहीं, पर 20% इसमें चांसेस रहते हैं कि फैमिली में ये और व्हाई यंग एज? आई मीन मतलब पहले ही डायग्नोज हो जाता है ये? नहीं, ये यंग एज में ही इन्वॉल्व करता है, इसका बहुत टिपिकल है। अच्छा। मतलब बच्चों में भी काफी कॉमन देखते हैं हम लोग, 11-12 साल के या आसपास के बच्चों में भी, वो उनमें बच्चों में ज्यादा नी पेन के साथ स्टार्ट होता है, हिप पेन के साथ स्टार्ट होता है, और 18 साल के बाद टिपिकली बैक पेन आता है। मतलब ये हिप के पीछे के जॉइंट, सैक्रोइलेक जॉइंट कहते हैं, जो आपके कूल्हे के जोड़ होते हैं, वहां से ये सूजन स्टार्ट होती है। कभी कूल्हे में दर्द करेगा, कभी दूसरे में करेगा, ऐसे कभी कभी पहले 6 महीने 1 साल ऐसे चलता है, फिर वो बैक में स्टिफनेस आने लग जाती है। बाप रे, और ये कितना कॉमन है वैसे? ये भी काफी, ये रोमेटोइड के बाद सेकंड कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है, और काफी मिस डायग्नोज भी होता है, या डायग्नोज टाइम पे नहीं हो पाता है। इसमें पेशेंट हमारे पास सबसे लेट पहुंचता रहा है। तो इसमें पेन किलर से बहुत फर्क पड़ता है, पेशेंट पेन किलर लेता है उसको 2 से 3 दिन में ठीक रहता है। वो वही सोच रहा होगा कि ऐसे पेन से हो रहा है, पेन से फर्क पड़ गया, फिर वो जब बढ़ने लग जाती है, जब उनकी कमर झुकने लग जाती है, तो उनको आइडिया आता है कि कुछ गड़बड़ है। शिट। देन दे स्टार्ट कमिंग टू दिस। बाप रे, और इसका वही आप जो बोल रहे हो मेडिसिन है इसका अगर, तो बहुत इजी, और अगर लेट हो गया जस्ट इन केस की अगर बॉडी स्टिफ हो गई तो फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं रिवर्स कर सकते? वो तो जोड़ चिपक गए, वो चिपक गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो बॉडी स्टिफ रहती है, पर ये कि आगे नहीं बढ़ेगा, और जैसे एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो और उसमें इसमें झुक क्या, जाता बढ़ है, बढ़ के, हाँ धीरे धीरे, विजिबिलिटी में झुक जाता है इंसान, बट दे कैन वॉक, बट हाँ, पेन में रहेंगे। हाँ पेन रहेगा, स्टिफ रहेगी, कुछ काम, अब जैसे गर्दन के जॉइंट्स में इफेक्ट आ गया, वो ड्राइविंग में इश्यू आने लग जाते हैं कि गर्दन मुड़ती नहीं, उनको टर्न करना हो, ये करना हो, तो हर चीज में दिक्कत आने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, पेशेंट जब नेक इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमारे पास पहुंचता है, हाँ, इतना लेट पहुंचता है, तो उसमें फिर तो ये वही जो जो स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसी का कुछ एक्सटेंशन है क्या? स्पॉन्डिलाइटिस अगेन वो एज रिलेटेड होता है, जैसे नियो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेटरी यंग एज में होता ये है। इन्फ्लेमेट। स्पॉन्डिलाइटिस तो आपको 60 ईयर 70 ईयर से मिलता है, ये तो 20-25 साल में चालू हो जाता है। ओके। और सर एक चीज जो एक बहुत कॉमन चीज है, जब भी हम नी पेन, घुटनों का दर्द, गोडों का दर्द, शोल्डर्स का दर्द, ये सारी चीजें हम बात करते हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं? मालिश, तेल मालिश या फिर आइस पैक। दीज आर लाइक टू एक्सट्रीम चीजें जो करते हैं, या तो ठंडा लगाओ या गरम गरम करो, मतलब, और उनको नहीं पता किसमें क्या करना है। आई हैव सीन दिस अ लॉट कि जहां पर जरूरत नहीं है, मतलब जहां शायद तुम्हें ठंडा कोल्ड प्रेस की जरूरत थी, वहां पर तुमने उसको मालिश करके और एक्सटेंड और एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंचा दिया। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? क्या होता है? ज्यादातर ये सब चीजें, अगर आपको कोई चोट या इंजरी हुई हो, उसके बाद में दे डेफिनेटली एक बॉडी को इस्तेमाल से को सूदिंग इफेक्ट देती है, आपको अच्छा लगता है। होल्ड कोल्ड फर्मेंटेशन दोनों इक्वली काम करते हैं, दोनों अच्छा काम करते हैं। इन एनी इंजरी? नहीं नहीं जी, दोनों काम ओके। करते हैं। जो पेशेंट को कंफर्टेबल, उसको लगता नहीं मुझे कोल्ड से अच्छा लग रहा है, हॉट से अच्छा लग रहा है, दे कैन डू एनीथिंग, ओके, उनका उतना ही सूदिंग इफेक्ट रहता है, जॉइंट को अच्छा लगता है। ठीक है। मालिश का ऐसा है कि मतलब मालिश वैसे कई बार स्ट्रेचिंग से अच्छा लगता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, जिस जगह नहीं करना चाहिए उस जगह भी स्ट्रेच कर तो और ज्यादा बढ़ जाता है कई बार। तो उस चीज में तो हम लोग ध्यान रखने को कहते हैं, रादर हम लोग कहते हैं कि सिंपल आप लगा के छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर है। एक्सेसिव मालिश करके उसको, ऑलरेडी वो जॉइंट में थोड़ा ट्विस्टेड है, इस टाइम पे इंजर्ड है, और आपने उसको और ज्यादा हिला दिया, तो कई बार और बढ़ जाता है उससे। तो इसके कारण कई बार देखा मालिश का पेन और बढ़ जाता है कुछ पेशेंट से। और ये गठिया में आप बात कर रहे हो ना, रियोमेटॉइड में? नहीं, रोमेटॉइड में इनका इतना लोड नहीं रहता है, रोमेटॉइड में तो वैसे भी पेशेंट का पेन इतना होता है कि ज्यादातर वो कुछ करवाते ही नहीं। रोमेटॉइड में तो कोल्ड एंड हॉट से एक सूदिंग इफेक्ट आता है। आता है। हाँ, उनसे आता है, तो जब ज्यादा जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो तो कहते हैं हम लोग एक जिसको आराम देने के लिए करें। पर रोमेटॉइड का जो पेन रहता है वो बिना मेडिसिन के ठीक होता नहीं है। हाँ, वो तो लेकिन इंजरी का पेन जो होता है वो उससे ठीक हो जाता है, केवल पेन पेन जरूरत नहीं पड़ती, पर उसमें साथ में आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और थोड़े दिन के लिए जब तक इन्फ्लेमेशन हो तब तक ये कहते हैं। मालिश तो हम लोग मना करते हैं, क्योंकि जॉइंट नॉर्मल वैसे भी नहीं होता है, और उस नॉर्मल जॉइंट में अगर आपने किसी ने भी पता नहीं कैसे करना, उसको ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, कुछ कर दिया, तो और अंदर डैमेज होने के चांस। और सर अर्थराइटिस में जैसे हमने रियोमेटॉइड की इधर बात की है, डिफरेंट डिफरेंट अर्थराइटिस की बात की है, तो इज इट ओनली फोकस टू जॉइंट्स, या आई मीन जैसे किसी और ऑर्गन्स में भी इफेक्ट आता है? हाउ डज दैट वर्क? अच्छा, अर्थराइटिस के जैसे इनिशियल डिस्कस होता है, काफी टाइप होते हैं, रोमेटोइड इज द कॉमनेस्ट टाइप। ठीक है। पर इसके जो सीवियर टाइप्स होते हैं, जो मैंने आपको इनिशियल होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होते हैं, या फिर वेस्कुलाइटिस कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज मेनली स्किन में इफेक्ट आता है, स्किन अंदर की रहती है, स्किन के अंदर की फैट जो रहता है वो इन्फ्लेम्ड होकर खत्म हो जाता है, तो स्किन इधर चिपक जाती है, थिन हो जाती है कुछ डिजीज में। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज में आईज में इफेक्ट आता है, आई में जो आपके जो पानी बनने की ग्रंथियां होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन होकर वो पानी बनना बंद हो जाता है,
रोमेटॉइड में भी लॉन्ग टर्म में होता है, सेकेंडरी आईज इन्वॉल्वमेंट आता है कि ड्राइनेस आने लग जाती है, मुंह में ड्राइनेस आती है, लार बनने की ग्रंथि सुन कारण उनमें ड्राइनेस नहीं होती। रोमेटॉइड में 10 to 15% पेशेंट में लंग इन्वॉल्वमेंट भी आ सकता है, जो पार्ट ऑफ द डिजीज होता है। तो उसमें जैसे जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, उसी तरह की स्वेलिंग लंग्स में आने लग जाती है, और उसको अगर आप प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो लंग्स खराब भी हो सकते हैं। तो वो पिकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी कुछ बीमारियां होती है जो उनको हम लोग काफ़ी सीवियर मानते हैं, वेस्कुलाइटिस या एसएलई जो होता है, वो सीवियर ऑटोइम्यून डिजीज होती है। वो ज़्यादातर आपके जॉइंट्स को इतना इफेक्ट नहीं करती, वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे वेस्कुलाइटिस ज़्यादातर लंग्स या किडनी में इफेक्ट करती है, एसएलई बॉडी किसी भी ऑर्गन में इफेक्ट कर सकती है, हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में। इन सब डिजीज में हमें काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है, हमें रेगुलर पेशेंट के जो सिंपल टेस्ट मॉनिटर करते रहना पड़ता है, और जैसे ही लगता है कि डिजीज बढ़ रहा है, किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, उसी टाइम पे उसको दवाइयाँ बढ़ा के कंट्रोल करना होता है। अगर आप टाइम पे स्टार्ट कर देंगे तो आराम से कंट्रोल हो जाता है, पर एक बार ऑर्गन में लंबे टाइम इन्फ्लुएंस ऑर्गन कहीं खराब हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं कर पाता। और जैसे आपने सर बताया तो एक चीज जैसे हमने जो मेजर फियर है लोगों का कि अगर दब मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन से इशू आता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो व्हाट हैपेंस, मैं एक जनरल पूछना चाह रही हूँ, जस्ट इन केस एक मेडिसिन है जिससे जस्ट इन केस इशू आ गया तो एंड बट वो लेनी जरूरी है क्योंकि उससे अदरवाइज दे विल बी इन पेन एंड आर्थराइटिस का इशू बढ़ेगा, तो इन दैट सिचुएशन जनरली क्या होता है? नहीं, ज़्यादातर तो मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं जीआई इंटॉलरेंस देखते हैं, मतलब गैस्ट्राइटिस देखते हैं। कई पेशेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, उनको हाँ इशू आते हैं कि हाँ नहीं मुझे मेडिसिन लेती पेट में तकलीफ होने रहती है। हाँ इसमें तो हमें कुछ भी डोज कम करके मेडिसिन या फिर दूसरी मेडिसिन शिफ्ट कर दें, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व हो जाता है। हो जाता मोस्ट है, कॉमन कंप्लेन तो हमें ये मिलती है। ठीक है। जो मेजर कंप्लेन दूसरी होती है, कुछ पेशेंट में कुछ इन्फेक्शंस देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है ये सब चीज़ें। और ज़्यादा कम्बाइनेशन रहता है या ज़्यादा हाई डोज रहती है तो इम्यूनिटी कम भी कर सकती है, तो कुछ इन्फेक्शंस होने के चांस होते हैं। ऐसे कुछ दवाइयों के साथ में टीबी होने के चांस भी रहते हैं, तो हम लोग कुछ मेडिसिन स्टार्ट करने पहले टीबी का टेस्ट कराते हैं, अगर होने के चांस तो नहीं है, वो देखने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें देखने रहते हैं, पर अगर टीबी हो जाता है तो फिर हमें मेडिसिन कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है, या सेफ मेडिसिन में शिफ्ट करना पड़ता है। तो एक बार पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा ले ले फिर वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू वर आल्सो टॉकिंग अबाउट लिवर ना, लिवर इश्यूज भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होती है वो लिवर से मेटाबोलाइज होती है, तो लिवर में स्वेलिंग के चांस रहते हैं हर मेडिसिन से करीब करीब। राइट। तो जब भी ये मेडिसिन रेगुलर चलती है, हम लोग शुरू में वो पहले 1 महीने बाद लीवर के टेस्ट साथ में रहती है, आती है, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने में। इंडिया में क्या पेशेंट एक बार ठीक हो जाता है तो कई बार दिखाने आता ही नहीं, स्पेशली आउटसाइड पेशेंट। वो सालों तक मेडिसिन लेते रहेंगे और कभी दिखाते ही नहीं है। तो उनको भी हम यही समझाते हैं, अगर नहीं आओ तो भी ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट्स कम से कम रेगुलर हर 6 महीने कराते रहना। हाँ। कम से कम साइड इफेक्ट हो तो टाइम पे पिक हो जाए, तो घर के पास किसी को भी दिखा दें जीपी को, तो उनको समझ में आ जाएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप चालू रखिए। 95% पेशेंट में कुछ नहीं होता, पर 5% पेशेंट में साइड इफेक्ट आते हैं, उनमें खराब भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर वैसे आपसे थोड़ा जॉइंट रिप्लेसमेंट की आपने बातें करी है, मतलब वी स्पोक अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अगर एक मैं आगे जॉइंट रिप्लेसमेंट पे पहुंचती हूँ, सर्जरी में होता क्या है? आप एक बार मतलब हमें पता चल गया कि कुछ हटा के कुछ करते हैं, बट एक नॉर्मल लेमैन के लिए अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी समझा पाओ कि व्हाट हैपेंस इन द सर्जरी, क्या होता है उसमें? अच्छा, एक्चुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जॉइंट का जो पार्ट खराब हो गया, जहाँ गैप खत्म हो जाता है, हाँ। उसको हटा के उसकी जगह आर्टिफिशियल वो इम्प्लांट लगाए थे, सेम उसी तरह का आर्टिफिशियल इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट किस चीज का होता है? ये टाइटेनियम इम्प्लांट्स आते हैं। अच्छा, तो उस हाँ इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, पर ये तो आपको नी सर्जन ज्यादा अच्छा बता पाएंगे ये चीज, हाँ हाँ कि कौन सा इम्प्लांट किस में बेटर रहता है ये। या पर पहले ये था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट घबराते थे कि सर्जरी हो नहीं सकती। पहले कई पेशेंट तो इसलिए नहीं कराते थे कि ये तो वाह है तो सर्जरी कैसे कराएंगे, पर ऐसा नहीं, इसमें भी सर्जरी के रेट काफी अच्छे आते हैं। इसकी लेकिन थोड़ी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट थोड़ा ज्यादा खराब होता है कंपेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस के, टिश्यूज भी थोड़े टाइट होते हैं। तो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ करा रहे हो, सर्जन ने कितनी सर्जरीज करी हुई हैं, अगर कोई अच्छा सर्जन रेगुलर उम्र करता है तो इशू कमी नहीं आती। तो नहीं आता, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग वो चल जाता है अच्छा फिर। चल जाता है, अच्छा चल जाता है। अदर ये पेशेंट की लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है, क्योंकि इतनी यंग एज में अगर आपके नी काम नहीं करे, आपका चलना फिरना हो जाए, तो दे फील वेरी हेल्पलेस और काफ़ी डिप्रेशन में चल जाते हैं। उनका लिए अगर वो सर्जरी हम लोग कहते हैं क्या करते हैं, तो काफ़ी चेंज लगता है उनको कि हाँ डेफिनेटली गॉट इट। काफ़ी वो है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे जनरली बहुत बार क्या होता है, गिर इन यंग एज लोग गिर गए या कुछ हुआ और कोई कोई चोट लगी एंड दे अवॉइडेड कि तब सूज गया था फिर ठीक हो गया, तो आगे जाके बड़ी एज में पीपल फाइंड इट कि दे हैड आई डोंट नो फ्रैक्चर और एनीथिंग दैट दे। हाँ, नहीं ये सब चीज़ें होती हैं। कभी आपके पहले चोट लगी उसे कारण हल्का सा लिगामेंट इंजरी और ये हो गई हो, हाँ अगर लिगामेंट इंजरी आती है तो नी थोड़ा वीक हो जाता है, फिर उस पर जब भी चलते हैं प्रेशर पड़ता है उस जगह पे थोड़ा डैमेज होता रहता है, वो आगे जाके फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी। तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों घुटनों में होता है, पर उन पेशेंट्स में फिर एक ही साइड आपको ज़्यादा मिलेगा, एक साइड कम मिलेगा।
ऐसा मैं ये बोल सकती हूँ सर कि आई थिंक आवर लेग्स एंड नीज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अवॉइडेड ऑर्गन्स जिसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं, बट इसको अर्थाइटिस पॉसिबल समझ में आता है कि कितनी अगर ये इन्वॉल्व हो जाए तो कितना वो हो जाता है। हाँ हाँ। तो कोई भी आपके दिमाग में अगर मैं एक केस स्टडी पूछूं जो आपके आती है, अ केस दैट यू हैव वर्कड ऑन, और जिसमें जैसे या तो लोगों ने बहुत खींच दिया, और फिर एनीथिंग, एनी केस स्टडी व्हेन इन योर करियर दैट यू रिमेम्बर नाउ। बहुत ऐसा स्पेसिफिकली जस्ट एक मैं पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से आपको बताता हूँ हाँ। कि मतलब हाउ पीपल हैव मिथ्स और कितनी अनअवेयरनेस है इस बीमारी के लिए। कि अभी रिसेंट भी मैंने एक पेशेंट देखी, शी इज हरसेल्फ डेंटिस्ट वो थी, और उनकी फैमिली में कम से कम 8 से 10 लोग डॉक्टर्स थे, फ्रॉम ऑनको फिजिशियन से लेकर फिर ऑर्थोपेडिक्स। उनको 5 साल पहले डिजीज हुआ, तब उनकी नई जस्ट मैरिड शादी हुई थी। और फिर तो रादर देन गोइंग फॉर द एलोपैथी, उनको सबको लगा कि ये बीमारी तो जाएगी नहीं जड़ से, और इसमें तो ट्रीटमेंट जो रहेगा उसमें प्रेगनेंसी इश्यूज आएंगे और ये आएंगे, तो दे नेवर कंसिडर रूमेटोलॉजिस्ट, जबकि फैमिली में 10 डॉक्टर थे। और वो सिर्फ कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे, कभी ये कभी वो, कभी नेचुरोपैथी, कभी कहाँ एडमिट हुए। 5 साल बाद दैट गर्ल गिव अप कि मुझे इससे ज़्यादा सहन नहीं करना था, शी केम टू मी। और इतने खराब जॉइंट के देख के मुझे इतना वो हुआ कि जस्ट यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो लोग रहते हैं, और वेली वेल, मतलब अफोर्डेबल फैमिली, उनको कोई भी मेडिसिन लेने में कोई इशू नहीं, बट लेकिन जस्ट एक दिमाग में उनके ये था कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट होते हैं। और इवन बीइंग उसके, जबकि काफ़ी क्लोज में उनका जिनका फ़ोन है, उनको सर्जन में काफ़ी क्लोज रिलेटिव थे, जो खुद उनको सर्जरीज कर रहे हैं और ये सब। पर उनका जस्ट टू द वो गर्ल का ऑलरेडी एक एल्बो डैमेज हो गया था और कुछ ना कुछ जॉइंट्स में इश्यूज थे। हाँ। उसकी प्रेगनेंसी रह गई बीच में, मेन तो उसका ये भी था कि प्रेगनेंसी रख नहीं पाएंगे मेडिसिन पे, तो फिर इसलिए दे ट्राइड कि पहले हम लोग कुछ और ट्राई करके आते हैं। ठीक है, नो शी इज डूइंग बेटर, 6 महीने से मेरे साथ है, अभी तो काफ़ी फर्क है, शी इज सो हैप्पी नो। एक रूटीन लाइफ वापस से उसकी स्टार्ट हो गई है। पर शी उसके 2-3 जॉइंट्स ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, इसका एक एल्बो चला गया है, एक एंकल में कोई इशू आ गया है, जो मुझे पता है कि मैं चाहे कितना भी बेस्ट हूँ, मैं नॉर्मल नहीं कर पाऊंगा। तो ये इस लेवल की अनअवेयरनेस है, मतलब आपको इतनी अच्छी फैमिलीज में जाके भी उनको रात दिन एक दो लोगों से पूछने की जगह वो सब कि है ना, हाँ इससे मिट जाएगा, इससे मिट जाएगा, लोगों ने कहा, तो पहले उन्होंने वो ट्राई किया। अल्टीमेटली वो लड़की ने परेशान होके कि ठीक है मैं इससे तो सफर नहीं कर सकती, शी केम टू मी कि कुछ नहीं सुनना किसी का, आपको जो देना वो दो, जो साइड इफेक्ट होगा मुझे तैयार, बट आई वांट टू गेट बेटर। या मतलब ऐसे केसेस इस टाइम पे देखते तो हमें दुख होता है, फिर हमें लगता है कि डेफिनेटली पब्लिक में अभी बहुत अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, ये तो इवन हाँ। आई कंसिडर। काफी मुझे इसको देख के वो लगा था, तो फैमिली को तो मैं जानता भी था, मैंने कहा कि यार कि क्या करें, मतलब ऐसे लोग भी ये सब कर सकते हैं। और सी अगेन द रीजन इज कि वो दवाइयाँ खानी है, अब नहीं कोई ये कि हाँ इसके प्रेगनेंसी, कभी उन्होंने मिलकर समझना ही नहीं चाहे। उसमें पहले ये भी रहता था कि रोमाटोलॉजिस्ट अहमदाबाद में कम थे, जो थे थोड़े बिजी ज्यादा थे, तो शायद उतनी एबिलिटी नहीं थी। पर अभी तो वो सीन नहीं है, अभी अब वी आर 12 और 13 में, एंड लकीली अहमदाबाद में ज़्यादातर रोमाटोलॉजिस्ट आर गुड। तो अच्छी बात यह है कि वैसे नहीं, वेल ट्रेंड रोमाटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अब तो वो इशू भी नहीं है कि पहले एबिलिटी का इशू था, पर अभी तो वो इशू नहीं है। अभी तो छोटी छोटी जगहों पे भी, मतलब यहाँ से इवन राजकोट में 10-12 लोग हो गए हैं, एंड यूजली वी गो फॉर द आउटडोर विजिट्स। छोटी छोटी विजिट पे कोई ना कोई कर ही रहा है, तो ज्यादातर जो मेजर सिटीज गुजरात की कवर है, कोई ना कोई रोमाटोलॉजिस्ट जा रहा है। राइट। अभी उतना इशू नहीं है, एक रूटीन आप करा सकते हैं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो, वो नहीं हो, तो फिर कभी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द जगह कोई ना कोई तो अभी अवेलेबल है ही अभी। गॉट इट। और इसमें जैसे आपने अभी अगर एक फीमेल की बात करी, एक रैंडम क्वेश्चन बट एक्चुअली अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आया कि बहुत बार फीमेल्स जो हैं अपने करियर में दे वेयर अ लॉट ऑफ हील्स, मतलब दैट्स समथिंग, एंड ये जनरली बोला जाता है कि इन लॉन्ग टर्म हील्स कॉजेज अ लॉट ऑफ जॉइंट इश्यूज। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जस्ट वो तो आपका अगर आर्क जो होता है, अगर आर्क्स को थोड़ा सा प्रेशर, तो हील के कारण एक जगह प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो आपके प्लांटर फैसिलिटीज होने का या वहाँ की बोन्स पे थोड़ा सा डैमेज होने के चांस रहते हैं डेफिनेटली। तो आइडली तो इट शुड बी सॉफ्ट एंड वैसा ही रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म हील्स में, लॉन्ग टर्म में जाके इश्यूज तो आते हैं। तो कहाँ वो एज इन हील पे ही आता है या एज इन इसके नी पे भी आ सकता है नी तक प्रेशर, पहुंचता है? भी प्रेशर आता है, तो नी का भी जॉइंट जो होता है उसके चलने में आपका मोल्ड प्रेशर उस पे ही आता है। तो आपका अगर आपने कंफर्टेबल नहीं है, आपका जो शू वियर है, तो नी उसका प्रेशर लेता है, तो नी में भी थोड़ी दिक्कत आती है। और एंकल में तो प्लांटर में तो आती है, जहाँ पर हील पहनते हैं, मतलब प्लांटर फैसिलिटीज हम लोग कहते हैं, तो उसके आसपास का फेशा होता है वो टेंडर हो जाता है, वो फीमेल्स में काफी कॉमन होता है। इवन कॉमन बोन होती है वो भी वीक हो जाती है। तो वो वापस रिवर्स होता है लाइक लॉट ऑफ, बिकॉज ये
जो फुटवेयर हैं, लॉट ऑफ स्लीपर्स आर बीइंग सोल्ड, या वो आई डोंट वाली आर्च वाली या चीजें पीपल आर ज्यादातर ये डज दैट वर्क? ज्यादातर ये वो होता है, अगर आप टाइम पे आ जाए तो, अगर कुछ ज्यादा ही डैमेज हो जाए तो, पर वैसे तो इससे रिवर्सिबल, अगर टाइम पे आके आप ट्रीटमेंट करके मेनली फुटवेयर चेंज कर देते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो ठीक हो जाता है। ओके, सो लास्ट थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं सर, वन गोल्डन रूल अगर आप बोलोगे कि जो आपने एक बेसिक तो बोला ही है कि लाइफस्टाइल को अपना मेंटेन रखें एंड कांस्टेंट चेकअप्स और सारी चीजें रखें, बट अगर मैं ओवरऑल अपने लेग और नी और इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वन गोल्डन रूल, व्हाट वुड यू से टू द व्यूअर्स? नी डू रेगुलर एक्सरसाइज, नी एक्सरसाइज आर रियली मस्ट। एक एज के बाद में आपके काम कम नहीं होते हैं, पर आपकी मसल्स जो होती है वो वीक होती है। अगर आपने उनको स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, आपकी वीक मसल्स में उतना ही काम का लोड रहा, तो ग्रेजुअली आपके नीज में और बाकी जॉइंट्स में दर्द होने चालू हो जाते हैं। तो नी एक्सरसाइजेज आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर 40 इज रियली मस्ट। आप करोगे तो आपको खुद को यही सोचेगा कि इससे कितना फर्क पड़ता है। और कोई स्पेसिफिक नी एक्सरसाइजेस जो आप बताना चाहेंगे? एक्सरसाइजेज होती है नेट पे बड़ी इजीली अवेलेबल है, आप नी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज डालेंगे इजीली मिल जाएगा। और नी अच्छे हैं तो स्क्वाट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बिकॉज़ वो आंटी नी अच्छे हैं उनके लिए। ठीक है, साइकिलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द नीज। ठीक है, गॉट इट। थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स अ वेरी, वही जो एक मेन रीजन जो पूरे टॉपिक में निकल गया, दैट्स वन थिंग कि अवेयरनेस की पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा जरूरत है। आई थिंक आपने काफी सर डिटेल में समझाया है कि क्यों होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है और क्या करना चाहिए इफ इट हैपेंस। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और काफी इजिली समझ आया। एंड थैंक यू, फाइनली इतने रिक्वेस्ट के बाद आप आए हो हमारे पॉडकास्ट पे, तो सुपर हैप्पी। एक्चुअली मैं वही शेड्यूल और कुछ मैनेज नहीं कर पाया, मैं रियली एंजॉयड द टॉक। या थैंक यू सो मच सर।